अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक छोटा सा रिव्यू सेशन लेके आए हैं अकाउंटिंग का, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अकाउंटिंग थोड़ी बहुत पढ़ी और कुछ कन्फ्यूजन्स हैं उनको अकाउंटिंग के बारे में। तो ये कह लें कि अकाउंटिंग का डीमिस्टिफाइंग सेशन है। तो इसके लिए आपको बेसिक्स अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। जो मैं बातें करूँगा मैं यहाँ से नहीं शुरू करूँगा कि भाई एक चीज़ होती है उसको एसेट कहते हैं, तो आपको पता ही है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत समझ बूझ है लेकिन अब उनको कन्फ्यूजन्स बहुत हैं अकाउंटिंग में, उनके हवाले से हमने एक छोटा सा सेशन यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं और ये बिल्कुल अनकन्वेंशनल वे में होगा, ये हम कोर्स नहीं पढ़ा रहे आपको। लेकिन इस सेशन के बाद उम्मीद है ये होना चाहिए कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ओके अकाउंटिंग ये थी, यहाँ से था, ये होता था, ऐसे करते थे, ये होना होता था। ठीक है, देखिए मैं कारोबार करता हूँ। कारोबार करते हुए मुझे ये पता है कि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास फाइनेंशियल अवेलेबल होगी उतना बेहतर मैं कारोबार चला रहा हूँगा। अगर मेरे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी टाइमली तो मैं कारोबार में गलत फैसले कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मैंने एक और लगा ली मशीन, पर चला नुकसान हो रहा था। मैंने मशीन ख़रीदी, डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट की, मुझे लग रहा है बहुत प्रॉफिट में हूँ, जब मशीन की लाइफ ख़त्म हो गई तो मैं फंस गया। अब दूसरी कहाँ से लाऊँ, मैं तो सारा प्रॉफिट खा गया। छोटी सी कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आपकी एक मशीन है, वो 10 लाख रुपए की आई है। ठीक है, आपका बिजनेस हर महीने 50,000 कमा रहा है। ठीक है, मशीन की लाइफ 5 साल है, 50,000 का प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस। सही है, आप पहले महीने 50,000 खा गए, दूसरे महीने सारे सारे 50-50 खाते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है मेरा, 50,000 खा रहे हैं। 5 साल बाद क्या होगा, ये 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे आप दोबारा? मशीन तो ख़त्म हो जाएगी 5 साल बाद। लॉजिक समझ में आ रही है? अकाउंटिंग है जो खुद ब खुद कर देती है, इस काम को कहते हैं डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग कहती है भाई ये मशीन ना, ये 50,000 प्रॉफिट नहीं है आपका, आपकी हर हर महीने मशीन के कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे आपको, ताकि जब मशीन की लाइफ ख़त्म हो तो आपके पास कोई हिसाब तो हो इसका कि भाई ये मशीन की ये लाइफ थी, ये कंज्यूम हो गई। ठीक है, तो सोचो अगर मैं हर महीने 5,000 बचा रहा होता, ऐसे ही मिसाल के तौर पे, तो एक साल में कितने बना लेता? 60,000। 5 साल में कितने बचा लेता? 3 लाख। 3 लाख रुपए निकाल लेता, 5-5 हज़ार रुपये निकाल के 5 साल में 3 लाख रुपए निकाल लेता, 7-7 हज़ार रुपये निकाल के 5 साल में मजीद बना लेता। तो मैं हिसाब लगा लूँ कि भाई जब मेरा कारोबार इस मशीन के बगैर चलना ही नहीं है तो मुझे ऑटोमेटिकली इस मशीन को रिप्लेस करने के लिए पैसे जमा करने है ना। ये खुद ब खुद सुचवा देगी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल हिसाब किताब आपका अच्छा कर देगी। लॉजिक समझ में आ रही है? अब फाइनेंशियल हिसाब किताब करने के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जुगाड़ें, मुख्तलिफ स्टाइल में पैटर्न्स बनाए, इस पैटर्न पे कर लो या उस पैटर्न पे कर लो। मसला ये है कि आपका एक कारोबार फ्रांस में है, एक कारोबार जर्मनी में, एक कारोबार पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी वाला अलग अंदाज से अपने हिसाब किताब बना रहा है, जर्मनी वाला अलग अंदाज से बना रहा है, तो आप अपने कारोबार को एज अ होल टैली कर ही नहीं सकोगे। पाकिस्तान में ही कराची वाला अलग अंदाज से कर रहा है, लाहौर वाला अलग अंदाज से कर रहा है, तो आप कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉफिट कितना है, एक्चुअली एसेट्स कितनी हैं, एक्चुअली लाइबिलिटीज़ कहाँ खड़ी हैं, नई इन्वेस्टमेंट करूँ नहीं करूँ, कैसे अंदाज़ा होगा? तो एक मजबूरी थी पूरी दुनिया की कि पूरी दुनिया ये चाहती थी कि अकाउंटिंग का कोई ऐसा तरीके का इख्तियार किया जाए जो सब एक जैसा कर रहे हों। लॉजिक समझ में आती है? अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है बेटा, मैंने कितने का सामान लिया, कितने का बेचा, प्रॉफिट आ जाएगा, यही है बस। कितने का सामान लिया, लाने में कितना ट्रांसपोर्ट खर्च हुआ, माइनस कर दो, कितने का आया पता चल गया, ऐड कर दो, कितना आया पता चल गया, कितने का बेचा उसमें से निकाल दो, प्रॉफिट आ गया। बस यही है अकाउंटिंग। कितनी कुर्सियाँ रखी हैं, कितने एसी लगे हैं, इनका हिसाब एक जगह रख के लिख लो कि ये एसेट है मेरे कारोबार की। किस किस को उधार देना है, किससे पैसा वापस लेना है, ये हिसाब रख लो, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल। यही है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसी कारोबार के प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब लगाना, उसकी एसेट्स का हिसाब किताब लगाना, बस यही है। लेकिन किस स्टाइल से लगाया जाता है, एक स्टाइल, एक स्ट्रक्चर एक बनाना चाहते थे।
ताकि पूरी दुनिया के सारे अकाउंटेंट एक ही यूज़ करें, ताकि मैं दुनिया में कहीं भी मूव करूँ तो मुझे उसकी अकाउंटिंग समझने में और उसकी अकाउंटिंग समझने में और अपनी अकाउंटिंग समझने में कोई मसला ना हो, सब जगह सेम पैटर्न फॉलो हो। इसलिए ये इतने रूल्स, इतने ये चीज़ें बन गई। तो ये लोग जो आप फंस गए ना, आप इस सब बगैर अकाउंटिंग पढ़े हुए आप पूरी अकाउंटिंग खुद से कर सकते हैं। एक ओ लेवल का बच्चा इतना समझदार होता है, उसको मैं एक दुकान दे दूंगा, हिसाब लगाओ फायदे में जा रही है कि नुकसान में जा रही है, आप क्या करेंगे, कितने का सामान खरीद रहे हो, आने जाने में कितना खर्च कर रहे हो, बिजली का बिल लगाओ, सारी कॉस्ट लगाओगे उसमें, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे खुद ही से, आप खुद ही निकाल लोगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने पूछोगे और क्या खर्चा होता है, और क्या खर्चा होता है, और क्या महीने का किराया लगता है, वो भी डालो, ये भी सब डाल के पता चला अब तुम्हारा एक यूनिट इतने का पड़ रहा है, तुम्हें बेच कितने का रहे हो, इतने का बेच रहे हो, तो भी प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है बता सकता हूँ। इसके लिए अकाउंटिंग पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग क्या करती है पढ़ा के आपको, कि आपको उस स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाती है कि जिसमें कि आपका स्ट्रक्चर और दुनिया भर का स्ट्रक्चर सेम हो जाए। नंबर एक, ये तो पहली 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 ख्वाहिश थी अकाउंटिंग की, जो पूरी हो गई। जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। अब पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों में, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है इससे, कि गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, गवर्नमेंट को हिसाब किताब रखना है, ये कंपनी फ़ायदे में जा रही है, लॉस में जा रही है, कितने फ़ायदे में जा रही है, क्या चल रहा है भाई। तो गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, ये देखभाल ना कंपनियों की ये सख्ती से होनी चाहिए। हर गवर्नमेंट ने अपने मुल्क में एक अकाउंटिंग का इदारा बना दिया, जो गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज करता है चीज़ों को। पाकिस्तान में वो इदारा है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। वो सिखाता भी है और नाफिज भी करता है, इम्प्लीमेंट भी करवाता है। ठीक है। हर बड़ी कंपनी के लिए लाजमी है कि किसी बाहर के, अपनी कंपनी से बाहर के किसी बंदे से वो चेक करवाए कि उसके अकाउंट्स दुरुस्त हो रहे हैं या कहीं धोखा तो नहीं हो रहा, गड़बड़ तो नहीं कर रही कंपनी। तो अकाउंटिंग के साथ गवर्नमेंट को भी बड़ा इंटरेस्ट हो गया है, कि बड़ा फ़ायदा है गवर्नमेंट का कि अकाउंटिंग हर कंपनी की प्रॉपर होती हो और चेक भी होती हो, ताकि ये ना हो कि कोई हो जा प्रॉफिट में रहा है, दिखा लॉस रहा है और आखिर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा। सही है। तो वो जो इदारे बने उन्होंने और सख्त कर दिया और स्ट्रक्चर कर दिया अकाउंटिंग के तरीक़ों को, कि भाई ऐसे ही होगी, इसी तरह से करना होगा। अच्छा, हर मुल्क के अकाउंटिंग के फैसलों में कुछ थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन अकाउंटिंग की जो थ्योरीज और प्रैक्टिसेस है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डेबिट डेबिट ही होगा, क्रेडिट क्रेडिट ही होगा, इनकम बढ़ेगी तो ऐसे ही करेगी। अब ये जो बात आई ना कि इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी, तो डेबिट क्या होगी, तो क्रेडिट क्या होगी, ये सब वो तजर्बे थे जो किसी ने करके देखा, उसने कहा इससे बड़ा फ़ायदा हुआ, ऐसा करने से हिसाब किताब आसान हो गया। तो एक्चुअली आसानी के लिए किए गए थे, कि आपको बहुत सोचना ना पड़े, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, खुद ब खुद सब कुछ होता चला जाए। इसके लिए ये प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। तो हमने जो प्रिंसिपल बनाया वो बनाया अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि एसेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू ओनर इक्विटी। ऐसे ही कुछ है ना, बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं, नहीं माइनस है ना, यहाँ यहाँ से शुरू करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। शुरुआत यहाँ से हुई कि जितनी भी कंपनी में एसेट होती हैं, जितनी भी चीज कंपनी में चीज़ें होती हैं, वो कहाँ से आती हैं, वो ओनर डालता है अपनी जेब से। ठीक है। अगर कंपनी में 1 लाख रुपए का एसी लगा हुआ है, सिर्फ बस यही है पूरी कंपनी में, कुछ भी नहीं है, और 1 लाख रुपए की टेबल चेयर है, तो कंपनी में ओनर की कितनी इक्विटी होगी, 2 लाख रुपए, क्योंकि वो 1 लाख का एसी भी ओनर की तरफ से आया होगा और 1 लाख रुपए की टेबल चेयर भी ओनर की तरफ से आई होगी। तो जितनी भी एसेट्स होती हैं वो ओनर की इक्विटी में ही होती हैं। हाँ, कुछ कुछ एसेट्स ऐसी भी होती हैं जो ओनर खुद से तो नहीं खर्च करता, कहीं से उधार लेके खरीद लेता है। तो ओनर इक्विटी और लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल्स टू ओनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस भी ऐड हो गए थे। लेकिन यहाँ से शुरू करने का मतलब ये हुआ, कहना ये चाहते हैं कि अगर लायबिलिटी भी हटा दें एक सेकंड के लिए, उन्होंने ये तलाश किया कि एक साथ अकाउंटिंग में दो अलग अलग प्रिंसिपल्स रन कर रहे हैं, एक कारोबार की जायदाद और एक मालिक का हिस्सा, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये अलग हिसाब है कि कारोबार कैसा जा रहा है, ये हिसाब रखना भी ज़रूरी है,
और ये भी हिसाब रखना ज़रूरी है कि मालिक को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। इस सारे के मुख्तलिफ जुगाड़ों में से अचानक से एक जुगाड़, जुगाड़ इसलिए कहेंगे कि एक्चुअली इसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं थी शुरू में, सिर्फ ये स्टाइल करके देखा तो ये ज़्यादा कामयाब महसूस हुआ, गलती के चांसेस पे सबसे कम थे, ये अडॉप्ट कर लिया गया। वो ये कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो रुख होने चाहिए, और ये तलाश किया गया कि हाँ वाकई इन पांचों में से कोई एक लाजमन, कोई दो लाजमन टच होंगे या एक ही दो दफा टच हो रहा होगा। वो पांच कौन से हैं? एसेट्स, एक्सपेंस, फिर ओनर इक्विटी, लायबिलिटी और रेवेन्यू। इन्होंने कुछ इस तरह की जुगाड़ लगाई कि जब भी एसेट्स बढ़ें तो उनका एक ख़ास रुख होता है, उसको हम कहते हैं लेट सपोज अप, और जब एक्सपेंस बढ़े उनका भी ख़ास रुख होता है, उस रुख को भी अप कहते हैं। अब बज़ाहिर की कोई लॉजिक नहीं है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो एसेट तो कम होगी, तो इसका आपस में इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने एक जुगाड़ बनाई और उस जुगाड़ के तहत एक डायरेक्शन तय की कि जब एसेट बढ़े तो ऊपर वाला बटन दबाओ, एक्सपेंस बढ़े तो ऊपर वाला बटन दबाओ, ओनर इक्विटी, लायबिलिटी और रेवेन्यू बढ़े तो नीचे वाला बटन दबाओ। ऐसा क्यों है? ये उनकी जुगाड़ में, इसकी कोई लॉजिक बज़ाहिर आपको नहीं मिलेगी आसानी से। फिर एसेट कम हो तो डाउन का बटन दबाओ, और ये कम हो तो अप का बटन दबा दो। अब बताओ इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे उन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी, और उस इक्वेशन के तहत हर हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कोई दो एलिमेंट ज़रूर टच हो रहे होंगे, या एक ही एलिमेंट दो दफ़ा टच हो रहा होगा, वो इससे सेटिस्फाई हो जाता है। अप का नाम इन्होंने डेबिट रख दिया और डाउन का नाम इन्होंने क्रेडिट रख दिया। ये वो वाला क्रेडिट नहीं है जो उधार लिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ज़रा डायरेक्टली ना डाइव करते हैं एलिमेंट की तरफ। जैसे कि मैंने एसेट ख़रीदी, आई परचेज अ व्हीकल 10 लाख रुपए की, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। ओनर ने बिज़नेस में 20 लाख रुपए डाले, तो बिज़नेस के पास क्या आया? एक एसेट आई। क्या नाम था उस एसेट का? कैश आया। और दूसरा एलिमेंट तलाश करो क्या हुआ होगा, बस ये हमें अकाउंटिंग में करना होता है। अगर कैश बढ़ेगा तो कैश डेबिट होगा। अब क्रेडिट क्या करूं? 20 लाख रुपए डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या करूं? ये तलाश करूं मैं। क्या कोई चीज़ कम हुई मेरे पास से? कैश कम हुआ, एक्सपेंस कम हुआ, क्या ओनर इक्विटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी या रेवेन्यू बढ़ा? हाँ, ओनर इक्विटी बढ़ी, क्योंकि एक बिज़नेस में कारोबार फ़र्रुख ने डाले पैसे, तो फ़र्रुख की इक्विटी बढ़ी। दो दो एलिमेंट्स टच हो गए एक एक्टिविटी में। इससे हिसाब किताब रखने में कुछ फ़ायदा हो रहा है। अब ये वो कर चुके हैं ना, अब इस पे लड़ने का फ़ायदा नहीं है कि इससे बेहतर था यूँ नहीं कर लेते, इससे बेहतर था यूँ नहीं कर लेते। जिस वक्त बन रहा था उस वक्त बहुत लोगों ने बहुत सारी बेहतर तजवीज़ें दी होंगी, उसमें सबसे अच्छी तजवीज़ उठा ली हमने। तो अब आपको यहाँ से ही शुरू करना चाहिए कि अब ये तय हो गया है भाई कि अब हर एंटिटी, हर एलिमेंट की, जो बिजनेस एलिमेंट होगा, हर फाइनेंशियल एलिमेंट की दो एंट्रीज होंगी। डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं इसको। कुछ डेबिट होगा, कुछ क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ पे कैश डेबिट हुआ और ऑन इक्विटी क्रेडिट हो गई, दोनों बढ़े हैं, कैश भी बढ़ा है, ऑन इक्विटी भी बढ़ी है। ठीक है। फिर 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 हमने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की। गाड़ी क्या है? अब आपको ये सोचना होता है, हर ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसमें सोचना होता है वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो टच होंगे। गाड़ी क्या है? एसेट है। तो कार की एसेट के नाम से हमने 10 लाख रुपए डेबिट किए। क्रेडिट क्या होगा? पैसे से ही होगी। तो ये भी एसेट है और ये भी एसेट है। एक ही एलिमेंट दो दफ़ा टच हो गया, काम तब भी चल जाएगा हमारा। कैश कम हुआ तो क्रेडिट होगा। तो हम यही सोचते हैं क्या हुआ होगा, कैश एसेट बढ़ी है, एक्सपेंस बढ़ा है, लिक्विडिटी कम हुई है, लाइबिलिटी कम हुई है, रेवेन्यू कम हुई है, क्या हुआ है? तो हम यहाँ से एक्सपेंस बढ़ा है हमारा? नहीं,
हमारी एक एसेट बढ़ी है, दूसरी एसेट कम हुई है, दोनों में एसेट की वजह से टच किया है। कार भी एसेट है और कैश भी एसेट है, एक एसेट बढ़ी है, दूसरी एसेट कम हो गई। ओके, तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये हमारे बहुत काम का है। और ये एंट्रीज रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम, आपको चूँकि पूरी अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई जा रही है, आप सिर्फ ओ लेवल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो आपकी आसानी के लिए हमने डायरेक्ट अकाउंट्स की बात की, जिसको हम लेजर कहते हैं, कि कार का एक लेजर होगा, कैश का एक लेजर होगा। कार जब आएगी तो उसके, चूँकि कार एसेट है तो वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड पे, उसका बैलेंस शो होना चाहिए, तो 1 मिलियन यहाँ पे शो होना चाहिए। और ये नोट कर लें कि किसकी वजह से आ रहा है, ये 1 मिलियन किसकी वजह से आई थी गाड़ी, कहाँ से खरीदी थी, कैश से खरीदी थी, तो यहाँ कैश नोट कर लिया। कैश की एंट्री में जब 2 मिलियन आए थे तो वो नोट होने चाहिए, क्यों आए थे ये बता दीजिएगा, ताकि बैलेंस डेबिट साइड पर नज़र आ रहा है हमें। फिर कैश में से 1 मिलियन चले गए, ये नज़र आने चाहिए, 1 मिलियन गए, क्यों गए, कार खरीदी थी। ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं, लेजर अलग अलग बना रहे हैं हम, जिसको मैं टी अकाउंट्स कहता हूँ, ये लेजर बनाने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि महीने के आखिर में, साल के आखिर में, दिन के आखिर में, जब भी मैं चाहूँ इनका हिसाब निकाल सकता हूँ। कार में कितने पड़े हैं, 1 मिलियन, कैश में कितने पड़े हैं, 1 मिलियन, बैलेंस आउट होके बैलेंस कैरी डाउन क्या होगा, 1 मिलियन, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो ये अकाउंट्स बनाते हैं हम अलग अलग, हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। फिर सारे अकाउंट्स को उठा के एक दफ़ा चेक करते हैं कि बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ट्रायल बैलेंस समझ में आती है बात, सारे डेबिट्स, क्योंकि हर चीज़ एक दफ़ा डेबिट होगी तो दूसरी दफ़ा क्रेडिट ज़रूर होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ डेबिट हुई हो तो क्रेडिट नहीं हुई हो। तो इसका मतलब है कि सारे डेबिट्स एक जगह कर लो, सारे क्रेडिट एक जगह कर लो, बैलेंस बराबर आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमने असलन जब भी कभी कुछ डेबिट किया, लाजमन उतना ही क्रेडिट ज़रूर किया है। सही है ना? जब भी कभी कुछ भी डेबिट करते हैं उतना ही ज़रूर क्रेडिट भी करते हैं। जब हमें पता है कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है, तो ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं कि इससे पता चल जाता है कि कहीं अगर ये बैलेंस बराबर नहीं आ रहा तो कहीं ऐसा हुआ है कि हमने डेबिट किया लेकिन क्रेडिट नहीं किया, या क्रेडिट किया तो डेबिट नहीं किया, तो देख लो जाके भाई। इस तरह के एरर्स यहाँ से निकल जाते हैं। हर तरह का एरर यहाँ से नहीं निकलेगा। एक एंट्री थी जो की ही नहीं, वो ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलेगी, क्योंकि ना वो डेबिट हुई ना वो क्रेडिट हुई, दोनों तरफ से बराबर से कम हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं ताकि हम कुछ मिस्टेक्स पकड़ सकें, सिंगल एंट्री टाइप की मिस्टेक्स पकड़ सकें, एक तरफ से एंट्री की थी एक तरफ से, या एरर इन राइटिंग मिस्टेक्स को कवर कर सकें कि इधर 530 लिखा था, इधर 540 लिख दिया, 10 रुपये का एरर आ जाएगा, पकड़ा जाएगा, है ना। इस तरह के एरर्स पकड़ सकते हैं। या कोई एंट्री आपने उल्टा कर दिया, 530 लिखा है 305 लिख दिया, ऐसा कुछ कर दिया, ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं ट्रायल बैलेंस से। उसके बाद हमने कहा कि जब भी कोई बंदा अपने कारोबार के हालात देखना चाहता है तो दो नज़रों से देखता है। एक वो देखता है कि उसकी इनकम के क्या हालात हैं, कितनी कमाई हुई। तो इनकम के हालात जानने के लिए वो सिर्फ दो चीज़ों का तकाबुली जायज़ा लेना चाहता है, कि उसके एक्सपेंस कितने हैं और उसका रेवेन्यू कितना है। सारे रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंस माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। और एक जगह जितने भी तुमने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, ये वाले अकाउंट्स जो बनाए हुए हैं, इनमें सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज और सारी ओनर इक्विटी को एक जगह दिखा दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे बिजनेस की इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कितनी एसेट्स हैं, वो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ना अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बताती है, अकाउंटिंग इक्वेशन को बताती है। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। तो सारी एसेट्स एक जगह लिखो, सारी लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी एक जगह लिखो। पिछले इस दफ़ा जो प्रॉफिट आया वो भी यहाँ लिख दो ओनर इक्विटी में, ताकि पता चल जाए कि साल के आखिर में हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और वो एसेट्स कहाँ से आई हैं। क्या हमने अपनी जेब से ली हैं या लोन लिए हैं, ये एसेट्स कहाँ से आई हैं। ये कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सारी एसेट्स लिख दो, सारी लाइबिलिटीज़ लिख दो, सारी ओनर इक्विटी लिख दो, सारी एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ यहाँ आ गए थे इनकम स्टेटमेंट में। इनका निचोड़ सबको माइनस कर करा के आखिर में जो नंबर आया था वो भी हमने यहाँ लिख दिया था ओनर इक्विटी के साथ। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन असल में पांचों अकाउंट्स को जमा करके बन जाती है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो इन दोनों अकाउंट्स का निचोड़ होता है। सही है। तो फाइनेंशियल पोजीशन आप निकालने जा रहे हैं या आप इनकम स्टेटमेंट निकालने हैं। आप इनकम स्टेटमेंट निकालने में ये क्या होता है, पहले आप रेवेन्यू लिखते हैं,
एक्चुअल रेवेन्यू आए ना, कुछ सेल्स रिटर्न हो गई है तो माइनस कर लो, वो एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है ना। तो ये बुनियादी छोटी छोटे से असूल है ना, अकाउंटिंग से उसको कंफ्यूज ना करें आप कि भाई असल में करना था रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करनी थी तो प्रॉफिट आना था। अब जो रेवेन्यू ही नहीं है उसको तो निकालना है ना भाई, तो इसलिए सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होती है। यही तरह से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं तो जो जो कॉस्ट नहीं है गुड्स सोल्ड की वो तो अलग कर दो ना। जैसे कि आपने ट्रांसपोर्ट खर्च किया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होना चाहिए, उसको ऐड करो भाई, फ्रेट इनको, वो भी सिर्फ रॉ मटेरियल थोड़ी है। कोई लेबर लगा उसको भी ऐड कर दो। कोई गुड्स बच गए जहाँ बिके नहीं थे, रॉ इन्वेंट्री पड़ी है उसको माइनस करो, इन्वेंट्री क्यों लगा रहे हो इसमें भाई, ये तो बिके ही नहीं, इनका हिसाब क्यों कर रहे हो। ये छोटे छोटे उसूल हैं, लेकिन असल बात क्या है, रेवेन्यू, सारे रेवेन्यूज एक्चुअल रेवेन्यूज में से सारी एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दें, और भी दो स्टेजेस में करते हैं हम। पहले हम सारे रेवेन्यूज में सारी डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करके, डायरेक्ट कॉस्ट मैं अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज में नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी अलग से हम डिफाइन करेंगे। लेकिन जो सामान बनाने में खर्चा हुआ वो सारा का सारा रेवेन्यू में से माइनस करो, तो जो प्रॉफिट आता है उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। याद आई कोई बात। सामान को बेचा, जितने का सामान बिका उसमें से सामान बनाने में जितना खर्चा हुआ वो माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। मजीद लेकिन हमारे सिर्फ यही खर्चे थोड़ी थे, सामान को बेचने के भी तो खर्चे थे हमारे बहुत सारे, सामान को बेचने के, एडमिनिस्ट्रेशन करने के, मैनेजर्स को हायर करने के, मार्केटिंग करने के, फलाने करने के, सामान बनाने के अलावा भी तो खर्चे होते हैं कंपनी के, वो खर्चे ही माइनस कर दो। लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट पे किया था, वो भी तो खर्चे होते हैं, तो वो सारे खर्चे माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, फलानी चीज़ें सब माइनस कर दो, तो फिर जो प्रॉफिट आता है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। कुल मिला के अकाउंटिंग का बस यही हिसाब है। अब डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकालते हैं, ये एक साइड का काम है, एक छोटा टॉपिक है कि अकाउंटिंग में एक सिखाया जाता है कि भाई एसेट है ना, उसको सारी उम्र के ऊपर बांटो, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा खरीद के पे भूल जाओ, हर साल उसमें से कुछ पैसे काटो अपने प्रॉफिट में से ताकि वो एसेट के ऊपर लगते जाएं। इसी तरह से इंश्योरेंस का खर्चा है, निकाल के काटो भाई। इसी तरह से अकाउंटिंग में कोई कॉन्सेप्ट आता है जैसे कि एरर्स आते हैं बहुत सारी जगह। अब आप डेप्थ में चले गए कि आपने ये एंट्री की तो इस एंट्री में ये यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इसको रिवर्स करना है तो कैसे रिवर्स होगा। आपने कहा कि जी टैक्स निकालना है तो टैक्स की अमाउंट कहाँ लगेगी। आपने डिस्काउंट्स निकालने हैं तो लेट सपोज 50 रुपये का बिका, 50 रुपये लाइबिलिटी आ गई दूसरे बंदे के ऊपर, ठीक है, लेकिन 50 रुपये का सामान था, 50 रुपये लाइबिलिटी नहीं आई, 45 रुपये लाइबिलिटी आ गई, बाकी 5 का क्या करेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस एक्चुअली आती हैं, असल लाइफ में आती है ना। ये 50 रुपये की चीज़ थी, उस चीज़ की कीमत रिकॉर्ड में 50 रुपये मौजूद है, तो वो तो इन्वेंट्री में से 50 ही माइनस करने पड़ेंगे ना हमें। 50 ही माइनस करें तो वहाँ नज़र आ रहा होगा 5 रुपये की कोई चीज़ बची हुई है, नहीं बची हुई, खर्च हो गई, बेच दी। लेकिन एक्चुअली 50 रुपये आए नहीं, 45 आए, इसका कोई हिसाब रखेंगे ना, वो 5 कहाँ गए, तो हम यहाँ पे 5 लिख के लिखेंगे डिस्काउंट दिया भाई, उसका हिसाब होगा। ये सब छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशन है जो सिखाई जाती हैं आपको कि अगर ऐसा होगा तो क्या करना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो क्या करना चाहिए। लेकिन आपको बार बार याद रखना चाहिए कि अकाउंटिंग इज़ ओनली दिस, कि आपको एक तरफ प्रॉफिट निकालना है और एक तरफ अपनी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को चेक करना है कि क्या हालात हैं। इस प्रॉफिट निकालने के रास्ते में जो मसले मसाइल आते हैं उनको बारी बारी आपको एड्रेस किया गया मुख्तलिफ चैप्टर्स की मदद से, ठीक है। तो शुरू के 5-7 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स तो खाली इसी पे ही घूम रहे हैं कि आपके टी अकाउंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, आपकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है। गालिबन आधा कोर्स तो इसी पे मुश्तमिल है, बाकी कोर्स में कहीं डेप्रिसिएशन आ गई, कहीं छोट तो ये कोर्स मुश्किल मत समझें इसको, ये आसान है। अकाउंटिंग के जो मेजर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं वो आपके साथ आपको नहीं बताए गए, आपसे नहीं डिस्कस हुए, आपके साथ अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए। तो इसलिए आप इसको जब आसान समझ से करेंगे ना, बुनियादी चीज़ पता होगी कि कर क्या रहे हैं, तो फिर आप उसको लिंक कर सकेंगे, अच्छा ये बात हो रही है यहाँ पे, ये इसलिए कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद या ये बातें सुनने के बाद अब आप ज़रा चैप्टर 1 से देखना शुरू करें कि क्या बात हुई थी, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। अगर बिल्कुल भी आपको नहीं क्लियर हो रहा है कि अकाउंटिंग क्या है तो फिर आप वो पहले शुरू की 5 वीडियोस देखें जिसमें मैंने बताया एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। फिर एक मिसाल लेके शुरू किया है कि एक बंदे ने इन्वेस्ट किए 20 लाख रुपए, उसने उसमें से गाड़ी खरीदी, फिर ये खर्चा हुआ, फिर इन्वेंट्री खरीदी, फिर सामान बनाया,
उसकी मदद से पूरा हमने फ़्लो बनाया था। शुरू के 5 वीडियोज़ के अंदर ये फ़्लो चला है पूरा हमारा, कि कैसे कैसे जनरल हमने तो जर्नल से शुरू किया, हालाँकि आपके पास जर्नल मेजर टॉपिक ही नहीं है। आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट ही लेजर से होती है। जर्नल तो बहुत बाद में एक छोटा-सा टॉपिक के तौर पे आता है, कि हम जर्नल उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हमारी कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो कहीं और नहीं फिट हो रही होती हैं, तो उसको जर्नल में डाल देते हैं। और फिर हमने वहाँ पे अकाउंट्स सीखे थे कि नॉमिनल अकाउंट भी होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। वो मज़ीद तफ़सीलात एडवांस अकाउंट्स में चली गई हमारी ओ लेवल्स की। लेकिन मैंने तो आपको वहाँ से शुरू कराया था कि जनरल एंट्रीज़ क्या होती हैं, वो जनरल एंट्रीज़ से ट्रायल बैलेंस अपना टी अकाउंट्स में कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, टी अकाउंट्स की एंट्रीज़ जो हैं वो किस तरह से ट्रायल बैलेंस में आती हैं, ट्रायल बैलेंस से उठा के कैसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनती है, पूरा प्रोसेस बताया था। अगर तो वो प्रोसेस याद है, फिर तो बुक के चैप्टर से शुरू करें। अगर वो प्रोसेस भी याद नहीं है, तो वो 5 वीडियोज़ जो स्टार्ट की 5 वीडियोज़ हैं, वो देखना चाहिए। तो अब ये पहला हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हुआ। इससे आगे इंशाल्लाह फिर बात करते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।